गुड मॉर्निंग। आज हम भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जनजाति का तात्पर्य क्या चीज़ होती है या जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति का तात्पर्य मानव का या लोगों का ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र के साथ साथ शुरुआत से ही आदिम जीवन व्यतीत करता है, उसे जनजाति के रूप में जाना जाता है। आज हम बात करते हैं भारत की कौन कौन सी जनजातियां जो मुख्य रूप से निवास करती हैं। तो आज टॉपिक पढ़ेंगे हम भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियों को पढ़ने से पहले इनके नामकरण के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों के द्वारा इन जनजातियों को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। तो सबसे प्रथम हम बात करते हैं ठक्कर बापा। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इनके अनुसार जनजाति को आदिवासी के रूप में जानते हैं, यानी कि ठक्कर बापा ने जनजातियों को मुख्य रूप से क्या कहा, आदिवासी रूप में कहा या आदिवासी के रूप में से जाना गया या आदिवासी नाम ने दिया गया। दूसरी बात करते हैं सरबेंस नाम के जो विद्वान थे, सरबेंस के द्वारा जनजातियों को एक मुख्य नाम से जाना गया, वो था पर्वतीय जनजाति। पर्वतीय जनजाति यानी सरबेंस ने जनजातियों को या भारतीय जनजाति क्या कहा, पर्वतीय जनजाति के रूप में से संबोधित किया गया। तीसरी बात करते हम तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनजाति को एक नाम दिया गया, उसे कहते हैं दलित वर्ग। यानी कि जनजातियों का क्या कहा अंग्रेजों ने, दलित वर्ग के रूप में से संबोधित किया था। और चौथे बात करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुसार ही इसे जनजाति के रूप में संबोधित करते हैं। बाकी ठक्कर बापा ने आदिवासी कहा, सरबेंस ने पर्वतीय जनजाति के रूप में संबोधित किया, अंग्रेजों ने क्या कहा, दलित वर्ग का। और भारतीय संविधान के अनुसार इन लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में संबोधित किया। ये था नामकरण के बारे में। अगली बात करते हैं हम कि भारत की जो जनजातियां हैं उनको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कह सकते अगला टॉपिक होगा भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण। भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण कि किन किन आधारों से इनका वर्गीकरण किया गया, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आधार बात करते हैं हम, वो होगा किन आधारों पर। सबसे पहले हम आधार की बात करते हैं तो निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर भारतीय जनजातियां कितने प्रकार की हैं। आवास या निवास स्थान के आधार पर भारतीय जनजातियों को मुख्य रूप से 4 भागों में से संबोधित किया गया। फर्स्ट बात करते हैं तो वह जनजातियां जो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो निवास करती हैं उसे कहेंगे उत्तर पूर्व क्षेत्र की जनजातियां। दूसरी बात करते हैं मध्यवर्ती जनजातियां। जो जनजाति भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है या विद्यमान है उन्हें कहेंगे मध्यवर्ती जनजातियां। और तीसरा कहेंगे
जो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करती है उन्हें कहेंगे दक्षिणी जनजातियाँ। और चौथी बात करेंगे हम अंडमानी जनजातियाँ। ऐसी जनजातियाँ जो भारत के जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं उनके अंदर जो निवास करेगी या उन क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से निवास करती है उन्हें हम अंडमानी जनजाति के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। यानी निवास स्थान पे जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में होगा, मध्यवर्ती क्षेत्र में होगा, दक्षिण क्षेत्र में होगा, अंडमानी, 4 आधार के हिसाब से अपन निवास स्थान के आधार पर इसे बांट सकते हैं। अगली बात करते हैं भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला बात करते हैं द्रविड़ भाषा के आधार पर। द्रविड़ भाषा के आधार पर जो भारत के लगभग जो दक्षिणी क्षेत्र में जो जनजातियाँ निवास करती है वह मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा का ही मुख्य रूप से उपयोग करती है। यानी दक्षिणी भारत की जो जनजातियाँ हैं वो कौन सी होगी? द्रविड़ भाषा उपयोग करने वाली होगी। दूसरी बात करते हैं ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक भाषा के आधार पर, ऑस्ट्रिक मतलब मध्य और पूर्वी जो क्षेत्रों में जो आपके 7 सिस्टर्स राज्य हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन राज्यों के आसपास जो भाषा का उपयोग करते हैं वो होगी ऑस्ट्रिक भाषा। और तीसरी बात करते हैं चीनी तिब्बती भाषा के आधार पर। चीनी तिब्बती भाषा के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया उसे कहेंगे चीनी तिब्बती भाषा का आधार, जो मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के में जो राज्य आते हैं उनमें जो जनजातियां हैं उस प्रकार में ये चीनी तिब्बती भाषा का उपयोग करेंगे। जैसे एक छोटे से मैप के अंदर देख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये आपका एक भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र के अकॉर्डिंग द्रविड़ भाषा की बात करते हैं तो ये क्षेत्र आ जाएगी। ऑस्ट्रिक भाषा की बात कर रहे हैं तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। और चीनी तिब्बती की बात करेंगे तो ये वाला क्षेत्र इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तीसरे आधार की हम बात करते हैं तो तीसरा जो बात होगा वो होगा संस्कृति के आधार पर। संस्कृति के आधार पर जनजाति का वर्गीकरण। संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट होगा आदिम, दूसरा एकाकी और तीसरे की बात करते हैं कुलीन आदिवासी। कुलीन आदिवासी। संस्कृति का तात्पर्य यह है कि जो जनजातियां हैं उनका जो रहन सहन किस प्रकार का था उनके आधार पर 3 भागों में। आदिम मतलब वे जनजातियां जो बिल्कुल सभ्यता अविकसित आदिम रूप से ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एकाकी में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया था। और कुलीन आदिवासियों कह सकते हैं जो वर्तमान में जो आधुनिक आदिवासी लोग हैं उनको हम कुलीन आदिवासी संस्कृति में शामिल करेंगे। चौथा आता है संस्कृति आधार पर आता है अर्थव्यवस्था के आधार पर। अर्थव्यवस्था के आधार पर यानी कि जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था के स्रोत है वो कौन कौन से हैं, किन किन आधारों के अनुसार इसे बांटते हैं। पहली बात करते हैं आखेट के अनुसार। जो जनजातियाँ आखेट करती है उनको हम आखेट के अनुसार बांटेंगे। दूसरी बात करते हैं एकत्रीकरण के हिसाब से। तीसरी बात करते हैं कृषि करने के हिसाब से। और चौथी बात करते हैं हम पशुपालन के हिसाब से, पशुपालक के हिसाब से बात करेंगे। और पांचवी बात करेंगे हम गैर कृषि, जो कुछ कार्य इसमें नहीं करता है,
गैर कृषि के कार्य के हिसाब से भी जो बांटी जाती हैं, ये 5 भाग इसमें शामिल करते हैं। और 5वां जो आधार होता है वो होगा सांस्कृतिक आधार पर या सांस्कृतिक के प्रभाव के आधार पर। सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर, सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर 2 भागों में से संबोधित कर सकते हैं। एक होता बाहरी संस्कृति के प्रभाव से मुक्त, जिसका बाहरी संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और एक होता है बाहरी संस्कृति के प्रभाव से युक्त वाली जनजाति। यानी कि जनजातियों को मुख्य रूप से हमने 5 भागों में विभाजित किया। निवास स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर और सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर हम लोगों ने भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण किया। इस सारणी के बाद में हम लोग चैप्टर वो पढ़ेंगे इसमें कि भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से निवास करती है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके लिए हम एक भारत का मानचित्र बना लेते हैं। हम जैसे आपका ये भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र के अनुसार हम देखेंगे कि किन किन राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। आप भारत के मानचित्र पर लगभग 87 राज्यों की स्थिति आपको मालूम होनी चाहिए, 28 राज्यों की स्थिति मालूम आपको होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो हम जनजातियों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कौन सा राज्य किस स्थान पर स्थित है, थोड़ा सा एक समरी मालूम हो। इस स्थान पर जो क्षेत्र आ रहे हैं उसे कहेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर जो आएगा उसे कहेंगे जम्मू केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है उड़ीसा, फिर आ जाएगा आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और सिक्किम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये कर कुछ राज्य हैं, इनकी स्थिति आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो हम बिना समय गंवाए बात करते हैं भारत की जो जनजातियां हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नागालैंड राज्य में। इनके 7 सिस्टर के राज्यों को थोड़ा देख लें आप, हल्का सा कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर राज्य होगा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य, यहाँ होगा नागालैंड राज्य, यहाँ होगा मणिपुर राज्य और यहाँ होगा मिजोरम राज्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागालैंड में। नागालैंड में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। नागालैंड में एक जनजाति का नाम तो है नागा जनजाति। कौन सी जनजाति आएगी? नागा जनजाति है। और एक आएगी कोन्यक जनजाति। में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के जनजातियों के बारे में ही अध्ययन करेंगे अपन, और बाकी संपूर्ण की बात में हम PDF में शेयर कर दूंगा आपको। तो नागालैंड राज्य में नागा जनजाति प्रमुख है और कोन्यक जनजाति प्रमुख मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं मणिपुर में। मणिपुर की जनजाति का नाम आएगा कुकी जनजाति। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से माना जाता है, तो होगा मणिपुर राज्य। अगली बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम में एक जनजाति होगी मिजो जनजाति और एक होगी लाखर जनजाति। मिजो जनजाति और लाखर जनजाति इसमें आएगी। उसके बाद बात करते हैं हम मेघालय। यहाँ आता अपना त्रिपुरा राज्य आता है, त्रिपुरा यहाँ आता है मेघालय। मेघालय
मेघालय की जनजातियों की बात करते हैं तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ जो विश्व प्रसिद्ध है, आपने नाम सुना होगा, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों के आधार पर ही इन जनजातियों के नामकरण हुए हैं। तो गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। और इनके अलावा एक जनजाति और आती है, जनजाति का नाम होगा मिकिर जनजाति। वो भी कहाँ होगी? आपकी मेघालय राज्य में प्रमुख से निवास करती है या विद्यमान है। मेघालय की बात करते हैं, त्रिपुरा, यहाँ आता अपना त्रिपुरा, यहाँ करेगी त्रिपुरा। त्रिपुरा में जनजाति का नाम होगा रियांग जनजाति। कौन सी होगी? रियांग जनजाति। अगली बात करें त्रिपुरा के बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह पूर्व क्षेत्र आ रहा है आपका, उसमें जनजातियों की बात करते हैं तो फर्स्ट आती है डफला। डफला जनजाति। एक होगी आपातानी, क्या होगी? आपातानी जनजाति। और एक जनजाति होगी मिसमी जनजाति। मिसमी जनजाति, ये मिसमी, डफला, आपातानी, ये किस राज्य की आएगी? अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ। उसके बाद करते हैं असम। ये इस क्षेत्र में पूरा निवास कर रहा है असम। असम की जनजातियों की हम बात करते हैं तो असम में जनजाति में आती है, एक तो आती है लुसाई जनजाति। लुसाई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से। लुसाई जनजाति के बाद में आता है एक मिरी जनजाति। मिरी जनजाति का संबंध भी किस राज्य से माना जाता है? असम राज्य से माना जाएगा। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा पूरा। पश्चिम बंगाल में जो जनजातियाँ हैं उसके नाम में आता है, पहला आता है लोधा, लोधा जनजाति, और एक आएगा भूमिज जनजाति। कौन सी आएगी? भूमिज जनजाति। किसकी आएगी? पश्चिम बंगाल से संबंधित। और एक और आती है लेप्चा, जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। लेप्चा जनजाति का संबंध भी पश्चिम बंगाल से माना जाता है। अगली बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले वाले पार्ट में आते गए तो सिक्किम जनजाति। सिक्किम ये रहा अपना। सिक्किम में एक जनजाति बहुत फेमस है, लेप्चा। आप सोच रहे होंगे सर सिक्किम में भी है और इसमें भी है, हो सकती है, कुछ वो नहीं है कि कोई जनजाति सिर्फ एक राज्य से संबंधी हो। लेकिन कभी प्रश्न आ जाता है कि लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो उसमें ऑप्शन सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों इसमें नहीं होंगे, दोनों में से एक राज्य ही होगा। और जो महत्वपूर्ण जो जनजाति मानी जाती है वो सिक्किम की मानी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, सिक्किम की महत्वपूर्ण जनजाति लेप्चा मानी जाती है, वनस्पत पश्चिम बंगाल के। अगली बात करते हैं हम तो अंडमान में आते हैं। अंडमान आपका यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान में आएंगे, एक जनजाति आती है सेंटलीज, सेंटलीज जनजाति, और एक आएगी जारवा जनजाति। जारवा, ये जारवा जनजाति के बारे में बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि जारवा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है, तो वो होगा अंडमान निकोबार में। और कई बार सेंटलीज के बारे में पूछ लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंडमान निकोबार में सेंटलीज जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अगली बात करते हैं अंडमान के बाद लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इच्छा जाता है, यहाँ होगी वासी जनजाति। लक्षद्वीप में कौन जनजाति होगी? वासी जनजाति का संबंध लक्षद्वीप से माना जाता है। अगली बात करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो मालूम होना चाहिए तमिलनाडु का। यहाँ पर तमिलनाडु में टोडा जनजाति बहुत पूछा जा चुका है। या कभी ये तमिलनाडु की कौन जनजाति टोडा, या कभी ये भी आता है कि नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास निवास करने वाली कौन सी जनजाति हो, तो वो भी कौन सी होगी? टोडा जनजाति ही होगी। अगली बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ये रहा आपका, यहाँ की एक तो आती है बंजारा जनजाति। कौन सी आएगी? बंजारा जनजाति। एक आती है चोचू, एक आती है चेंचू जनजाति, और एक आती है लंबाड़ा। लंबाड़ा जनजाति, चेंचू जनजाति का संबंध किससे माना जाएगा? आंध्र प्रदेश से माना जाएगा। ये पूरा क्षेत्र कौन सा आ रहा है आपका? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र इसमें शामिल होता। और ये कौन सा होगा? तमिलनाडु वाला क्षेत्र इसमें शामिल होगा। अगली बात करते हैं तमिलनाडु के बाद आता है एक और
तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना में आता है कोया और कुलिया। ये रहा तेलंगाना, कोया और कुलिया जनजाति का संबंध किससे माना जाता है? तेलंगाना में। अगली बात करते हैं अपन, तेलंगाना की बात करते हैं तो केरल। केरल में मोपाल और नायर, क्षेत्र आपका मोपाल और नायर जनजाति का संबंध किस राज्य से माना जाता है? केरल से। केरल राज्य में मोपाल जनजाति और नायर जनजाति पाई जाती है। कर्नाटक में बात करते हैं नौकाड़ा भारती। कनाडा में नौकाड़ा और भारती जनजाति किससे संबंधित आती है? कर्नाटक से संबंधित मानी जाती है। अगली बात करते हैं गुजरात में भील, कोली। गुजरात की बात करते हैं भील और कोली जनजाति मुख्य रूप से। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी भील, मीणा, गरासिया और सहरिया जनजातियाँ मुख्य रूप से इसमें निवास करती है। अगली बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आती है यहाँ गुज्जर और बकरवाल जनजाति। कई बार आ चुका है कि गुज्जर बकरवाल जनजाति का संबंध किससे माना जाता है? वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसमें दोनों शामिल हो जाएंगे। पहले जब केंद्र शासित नहीं बने थे तो जम्मू कश्मीर राज्य ही था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है इसमें। अगली बात करते हैं तो आता है यूके यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जनजाति एक आती है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति का संबंध उत्तराखंड से। उसके बाद भोटिया, भोटिया एक आती है बुक्सा और एक आती है जौनसारी। जौनसारी जनजाति संबंध किससे माना जाता है? उत्तराखंड से माना जाता है। कई बार यूके के स्थान पर यह भी आ जाता है उत्तर प्रदेश का संबंध भी किससे माना जाते हैं? थारू जनजाति से मानते हैं। अगली बात करते हैं तो उड़ीसा में आती है। उड़ीसा में आएगी कोल और उराव जाति। उड़ीसा आती है यहाँ पर कोल और उराव जनजाति का संबंध किससे राज्य से माना जाता है? तो उड़ीसा जनजाति से इसका संबंध माना जाता है। पंजाब की बात करते हैं यहाँ पर तो पंजाब में जनजाति आएगी सांसी जनजाति। सांसी जनजाति का संबंध किससे माना जाता है? तो उसे पंजाब राज्य से माना जाता है। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश में भील, लंबाड़ी, भील, लंबाड़ी का संबंध मध्य प्रदेश से माना जाता है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इनमें कुछ छोटी मोटी जनजातियाँ निवास करती हैं। इसके अलावा लास्ट बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ में मौर्य जनजाति बात कर। छत्तीसगढ़ में यहाँ आता है मौर्य जनजाति मुख्य रूप से यहाँ पर निवास करती है। ये था प्रमुख राज्यों का कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती हैं उनके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया है। ये थे सभी आपकी जनजातियाँ कि भारत के राज्यों में निवास करने वाली कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। यह था आज का टॉपिक। इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत की जो जनजातियाँ हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कौन कौन सी जनजातियाँ हैं या कितने परसेंट भारत में निवास करती हैं और अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल और प्रतिशत के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति अपन एसटी बोलते हैं वो कितने परसेंट है, कहाँ पर निवास करती है, कम निवास कहाँ करती है। और उसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ेंगे इन जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से शब्दावलियाँ जो प्रतियोगी क्रिया संबंधी पूछ जाती हैं। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।